लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज एक अहम सीट है और इसी सीट के प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी के पास अब आज आए हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनसे उनके चुनाव की रणनीति के बारे में। सर, इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? इस चुनाव को जीतना जरूरी है। हम जीतेंगे इस एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव शुरू में तो लगता था कि आर.के. लड़ रहे हैं, अब लगता है कि आर.के. चौधरी लड़ तो रहे हैं, इनका नाम है, नामांकन किया है, लेकिन आम पब्लिक, आम मतदाता इस तरह से लड़ रहे हैं। इसलिए हमें लगता है हम भारी मतों से जीतेंगे। सर, जनता ने 2 बार कौशल किशोर जी को चुना है, तीसरी बार वो उन्हें क्यों ना चुने, इसके आप कारण? हाँ, कारण तो बड़े बड़े हैं। एक तो कारण सरकार है। सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। पहली बात तो यह है कि यूरिया की बोरी जो खाद है 50 किलो होती थी, पहली बार सरकार बनी 5 किलो कम कर दिया, फिर सरकार बनी 5 साल बाद फिर 5 किलो कम कर दिया। तो पब्लिक चाहती है कहीं सरकार बन गई, कहीं 5 किलो फिर काम कम कर दें। यूरिया को 50 किलो बोरी थी वो, तो दाम तो कम नहीं किया, वजन कैसे कम कर दिया? पहली बात। दूसरा, इस देश में आम किसान कर्जा लेता है, ट्रैक्टर लिया, ट्राली लिया, टेबल बनाया, या किस तरह बिजली है, खाद है, उसके लोन लेता है। इस समय पूरे देश में किसान का जो कर्ज है वो लगभग 2 लाख करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। किसान गिड़गिड़ाता रहा कि माफ़ कर दो, माफ़ नहीं किया। लेकिन देश के जो उद्योगपति हैं, खरबपति हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, अडानी, अंबानी सहित, इनका कर्जा था 16 लाख करोड़। अगर सरकार ने उसको कर दिया, अगर उनको भी ना माफ करते तो किसान चुप रहता। अब किसान तैयार है, भाई हमें ईद का पत्र देना है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। ये देश इस समय मेरे राज्य में सिर्फ उस वर्ग का है जो धनाढ्य है, बड़े लोग, लेकिन देश तो सबका है। तो इसलिए उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सर, कौशल किशोर जी का मानना है कि अखिलेश यादव जी ने इस सीट को पहले ही हार स्वीकार कर ली। इस सीट पर आपकी इस पर सर पड़े? भाई कौन सा ऐसा सेंटेंस है कि अखिलेश यादव ने हार मान लिया? तो अखिलेश यादव परसों आए थे, जो बोले हैं आपने देखा है। मैं अखिलेश यादव तो मोहनलाल सीट की तैयारी लेके बड़े आश्वस्त हैं, क्योंकि जितना तैयारी थी उसका 3 भीड़ आ गई, ऐसे आ गए लोग, तो उन्होंने मान लिया कि ये जो चुनाव है ये पब्लिक लड़ रही है, आखिर भी साथ में। जहाँ तक बात है बीजेपी कौशल की, तो कौशल जी सांसद तो हैं, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन चला दिया, दूसरा नशा मुक्ति आंदोलन, और नशा भी होने लगा, जुआ भी होने लगा। इसीलिए घर में गोली चल गई, लड़का जिसको अडॉप्ट किया था उन्होंने, उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस को देख रही है। पिछले साल का बजट सांसद निधि प्लस पत्नी का बजट विधायक निधि दोनों मिला के कुल 8 करोड़ था। समय से प्रस्ताव नहीं दे पाई पिछले साल का, वो पैसा लैप्स हो गया। तो पब्लिक देख रही है कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो अपने सांसद निधि पैसा हमारे क्षेत्र में लगाए और अधिकारियों से कह सुन के पैरवी करके कुछ बजट और ले आवे, जिससे हमारे क्षेत्र में औरों की तुलना में कुछ ज़्यादा काम हो। इसमें कौशल फेल है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी भी कटघरे में है, केंद्र सरकार भी कटघरे में है, और सांसद भी कटघरे में है पब्लिक की निगाह में। इसलिए ये सिर्फ फेल्योर नहीं है, ये नासमझी। देखा जाता है कि हर जगह पर अगर चुनाव बीजेपी लड़ती है तो नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है। ये वो एक ऐसी अहम सीट है जहाँ पर कि कौशल किशोर जी खुद सामने चेहरा बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि वो एक सक्रिय नेता है। तो क्या आपके लिए कंपटीशन टफ है इस चुनाव में? नहीं भाई, आप कह रहे हैं, पहला सवाल है, वो कोई कहता नहीं था। निश्चित तौर पर बीजेपी कोई भी नेता है वो सब आते थे मोदी के। मोदी है तो मुमकिन है, चाहे थाली बजाना कोरोना भाग जाए। ये पहला इतिहास है पूरी दुनिया का कि थाली बजा के कोरोना भागता है। तो अगर कौशल हैं तो भी आश्रित हैं मोदी के, इसलिए क्षेत्र जाते कम है, न बराबर जाते हैं, और ध्यान वर्कर पे नहीं है, ध्यान संगठन पे नहीं है, बल्कि टोटल ध्यान मोदी पे है। लेकिन मोदी का गेम खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मोदी झूठ बोलते हैं, हर मामले झूठ बोलते हैं। जितना झूठ बोल चुके हैं आप जानते हैं, मैं उनको गिना नहीं पाऊंगा। लेकिन जो नेता कोरोना भगाने के लिए थाली बजा देगा, पब्लिक विश्वास कर लेगी, तो उस समय तो पब्लिक विश्वास किया भाई, अब तो कमेंट होने लगे। इसलिए अगर कोई सरकार काम नहीं करती
तो माना जाता है ये इसका निकम्मापन है। इसलिए मैंने कहा कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदले। सर 22 के चुनाव में हमने एक चीज़ को काफ़ी सुना था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। 24 में भी एक बार फिर यही गाने फिर से शुरू हो चुके हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम आस्था का विषय है। जो लोग मानते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन राम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि राम भी अयोध्यक थे, आरके चौधरी भी अयोध्यक थे। मैं तो वहीं पैदा हुआ हूँ। भगवान श्री राम हमारे पड़ोसी थे। हमारा उनके जन्म लेने का जो दूरी है वो मात्र मतलब है 11 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो राम को मैं भी जानता हूँ, राम मुझे भी जानते थे, तो इसलिए ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। और इस देश में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो राम को मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन सोचते हैं राम भरोसे कब तक हम चलेंगे। अगर राम भरोसा ताल बन जाए तो क्या ठीक हो जाएंगे। इसलिए राम के साथ साथ आपको अपना हाथ पैर चलाना पड़ेगा। वो इस सरकार में निकला जा रहा है, इसलिए देश दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, अन्यथा दुखी है। इसका सबक अब 10 साल बाद पब्लिक दे रही है और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सर सपा और बीजेपी तो अपनी एक अलग टक्कर है, लेकिन एक पार्टी और भी जिसका अपना एक बोलबाला है वो है बसपा। उसके वोट को आप कैसे देखते हैं और कैसे उस वोट को कन्वर्ट करेंगे अपनी वोट? तो देखिए, मैं बसपा का पुराना वर्कर और हमें लगता है अगर सबसे अधिक किसी को मानवीय ट्रांसफर द्वारा प्रेस है या आगे बढ़ने मौका मिला होगा, मैं काफ़ी पहले आरके चौधरी। और मैं तो वो आदमी हूँ जिसे बिना चुनाव लड़े सीधे कैबिनेट में जगह दे दिया। और मुझे कांसाराम साहब ने कोई पद नहीं दिया, लेकिन फिर भी इंचार्ज बनाया प्रदेश का। सरकार बन गई, मंत्री बना दिया। इलेक्शन नहीं, जहाँ वोट होना था 4 तारीख थी 93 में, वहाँ पहला नाम पुकारा गया श्री मुलायम सिंह, दूसरा पुकारा श्री आरके चौधरी। तो तैयार भी नहीं था, तो जब नाम पुकारा गया तो हम बैठे रह गए। तो कांसाराम साहब ने कहा चौधरी तुम्हारा नाम है। जैसे मैं दौड़ा मंच पर, 3 पुलिसकर्मी दौड़े, हेलो क्या वहाँ कहाँ जा रहा? मैं रुक गया। तब तक ऊपर शपथ लेकर लौट रहे थे माने मुलायम सिंह जो, अब उसे शपथ लेना है। तो अगर कांसाराम साहब के संघर्ष का कोई रिजल्ट मिला है तो नंबर 1 पे आरके चौधरी मिला है। इसलिए मैं कायल हूँ मानवीय कांसाराम की विचारधारा से। और इस समय नारा हम लोग लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मितम धुरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कांसाराम तेरी नहीं कमाई तूने सोती कौन लगाई। तो निश्चित तौर पे इस देश में पहले बहुजन समाज पार्टी बनी थी, जिसका काम था बहुजन समाज को इकट्ठा करना। अब मानिक सर अखिलेश यादव ने पीडीए बना दिया। तो लगता है देश के आम पब्लिक को कि देर सवेर बहुजन समाज पार्टी का विकल्प समाजवादी पार्टी बनेगी और हम सबका नेता माननीय अखिलेश यादव इतना सक्षम है क्या नहीं कल नहीं परसों इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि यूपी में आप कितनी सीट जीतने जा रहे हैं और आप कितने वोट से कौशल किशोर जी को हराने का दावा करते हैं? देखिए, आप हमसे कितना भी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ ना, वो 400 पार नहीं है, वो 400 हार है। दोहरा लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए। जो पब्लिक कहेगी वो मानेंगे, जो मोदी कहेंगे आप मानते आए हैं कि अच्छे दिन आएंगे और प्रत्येक के खाते में 15 लाख पहुँच जाएगा, तो बात खत्म हो गई ना है। इसलिए 400 पार अगर आप कह रहे हैं तो कोई मानेगा नहीं, वो 400 हार। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अखिलेश यादव जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, अगर ये आपका अलायंस पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करता है? हमें तो 100% उम्मीद है कि हमारा इंडिया अलायंस की सरकार बनाने की कोशिश बनेगी। और जहाँ तक हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव बात है, तो प्रधानमंत्री के दावेदार तो नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि जिसे वो प्रस्तावित कर देंगे, समर्थन कर देंगे, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सद्भावना न्यूज़ से सतीश।